हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है आपका, जैसे देख पा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और भाई इसी चैप्टर के साथ आपकी शुरुआत होती है कैलकुलस की। अब ये कैलकुलस क्या है? तो भाई कैलकुलस पार्ट के अंदर हमारे पास कई चैप्टर हैं। कौन कौन से? तो भाई 5th चैप्टर, 6th, 7th, 8th, 9th, ये जो 5 चैप्टर हैं, ये पांचों आपके आते हैं किसमें? कैलकुलस में। जैसे कि पांचों चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, छठा आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7वां है भाई इंटीग्रेशन, और 8वां है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और 9वां है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपके 5 चैप्टर हैं ये कैलकुलस पोर्शन में आते हैं। अब ये 5 चैप्टर कैलकुलस में आते हैं, यानी इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा रही होगी भाई। कितनी? तो लगभग 35 मार्क्स के आपके तो यही आने वाले हैं कैलकुलस पोर्शन। और मैं आपको बता दूं, हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब भाई हर एक चैप्टर अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, यानी हर एक चैप्टर आपको आना चाहिए, जिसमें कि शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत भाई चैप्टर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से होती है। यानी अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ लिया, तब आप आगे की चीज़ें और भी आसान तरीके से चलते जाओगे। अदरवाइज अगर आपने यहाँ दिक्कत कर दी तो आगे और दिक्कत होती जाएगी। तो क्या चाहते हो? यहाँ दिक्कतें ख़त्म करना? तो भाई बिल्कुल यहाँ हम हैं आपके साथ, और यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकियों से एकदम एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाई जाएगी। तो भाई आपको जस्ट इतना सा करना है कि साथ में बने रहो, आखिर तक बने रहो। भाई मज़ा आने वाला है, आज के सेशन में मज़ा आने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, जिसमें कि आज के टॉपिक में क्या है भाई? फुल्ली कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, यानी आज कंटिन्यूटी को समझेंगे, कंटिन्यूटी होता क्या है। ओके, यानी कैलकुलस की शुरुआत आज से हो रही है, तो बिल्कुल दिमाग खोल के भाई, बिल्कुल दिमाग खोल के, नजरें एकदम स्क्रीन पे। ओके, तो भाई सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि भाई हम देख पा रहे हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, यानी इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई पहले हमने देखा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ये चीज़ है। सेकेंड की हम बात करते हैं तो भाई क्या है? तो डिफरेंशिएशन चेन रूल से। भाई चेन रूल से डिफरेंशिएशन, देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव्स के अंदर बहुत से तरीके हैं डेरिवेटिव करने के, यानी अलग अलग टाइप के फंक्शन मिलेंगे, उनको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। जैसे कि चेन रूल्स, ऐसे कुछ नाम की चीज़ है जो कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर चीज़ें हम बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं रिस्क ले सकते कि आपने कुछ पढ़ लिया है उसी के अकॉर्डिंग आगे पढ़ लोगे। भाई ऐसा नहीं होगा। हमें पता है पढ़ा होगा, चलो अच्छा पढ़ा जाए जैसा पढ़ा, लेकिन अब हो सकता है बहुत सी चीज़ें मिस हो चुकी होगी, तो उसको यहाँ पर एकदम सही तरीके से रिवाइज हो जाए, तो भाई आगे आने वाले दिनों में, आने वाले चैप्टर्स में मज़ा आ जाएगा। ओके, चलो, तो यहाँ पर भाई डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उनको देखा जाएगा, ये होता क्या है वो भी चेक करेंगे। और भी भाई क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, यानी लॉग का यूज़ करके डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। और उसके बाद क्या था? डिफरेंशिएशन और क्या है भाई? पैरामेट्रिक फंक्शन, जो है पैरामेट्रिक फंक्शन है, उनके बारे में भाई वो कैसे फंक्शन होते हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। और भाई नेक्स्ट लास्टली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स जब होते हैं तब वो किस तरीके से होते हैं। डन। तो ये टोटल टॉपिक्स हैं जो कि आपके चैप्टर 5th के अंदर हैं, जिसके अंदर हम आज के इस सेशन के अंदर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो पहले तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई ये इतने टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्या? तो भाई लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी को, इसको बिल्कुल डीपली कंफर्म करने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिमिट्स के बारे में देखते हैं। तो लिमिट्स पढ़ने से पहले छोटी सी बात जान लेते हैं भाई, क्या कि भाई हमें इसमें इन चैप्टर में ऐसा देखने को मिलेगा कि ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ए पॉजिटिव का मतलब है कि भाई जस्ट ग्रेटर देन ए, यानी ए से जस्ट थोड़ी सी ऊपर वैल्यू होगी। छोटी सी ऊपर वैल्यू कितनी भाई? थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर। थोड़ी कितना होता है भाई? ये फील करने वाला थोड़ा है, एकदम से ऐसे नहीं कहोगे भाई एग्जैक्ट कोई वैल्यू भाई 0.01 है, ऐसा नहीं। ठीक है, या फिर 4 जीरो लगा दो फिर 1 है, या 10 जीरो लगा दो या 1 है। भाई एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है भाई, हम मानने वाली बात है जीरो के कहा जाए बिल्कुल पास में। ठीक है, बिल्कुल पास में उसे कहा जाता है ए से जस्ट ऊपर, ए से जस्ट ऊपर। ठीक है, अब वो जस्ट क्या होगा? तो हम उसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं। सिंबल क्या? तो भाई मैंने वो जस्ट जो है उसको एच मान लिया, भाई उस जस्ट को एच मान लिया, यानी कि वो एच क्या हो रहा है? तो वो एच आपका हो रहा है ए
प्लस में h हो जा रहा है, यानी कि हमने कहा a पॉजिटिव का मतलब जस्ट ग्रेटर देन a, यानी a से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैंने a प्लस एच लिख दिया, डन। और वो h क्या है, लगभग 0 के बराबर है। लगभग 0 क्यों कह रहा है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। ओके ठीक है भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं a माइनस, इसका मतलब क्या है, जस्ट लेस देन a, यानी a से फिर से थोड़ा सा कम। थोड़ा कितना होता है, तो वो भी h होता है भाई, तो यानी a माइनस एच मैंने लिख दिया इसको, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू a, यानी कि अब ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली a की बात हो रही है, यानी कि x इज एग्जैक्टली इक्वल टू a, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं x टेंस टू a। टेंस टू a का मतलब क्या होता है, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, यानी x की वैल्यू जो है वो a की तरफ जा रही है। a की तरफ कैसे जाते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई, एक लाइन मैंने लिखी और ये लिख दिया 2 यहाँ पर। अब मैं कहूँ कि कोई वैल्यू है जो 2 को अप्रोच कर रही है, अप्रोच किधर से कर सकते हैं भाई, 2 तक कहाँ से पहुँचा जा सकता है, तो भाई या फिर आप इसको लेफ्ट से पहुँचोगे या फिर इसमें हम राइट से पहुँच पाएंगे, यही हो पाएगा भाई। हम लेफ्ट से पहुंच सकते हैं या फिर राइट से पहुंच सकते हैं, दो ही तरीके हैं, ठीक है। तो भाई लेफ्ट से जब पहुंचे तो लेफ्ट में क्या है, तो मान लो कि यहाँ पर ये 1.9 रहा होगा, ठीक है। इससे जस्ट थोड़ा आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई हो सकता है 1.99 हो जाए, ठीक है, और इसके पास हो जाए। और पास जाना चाहोगे तो क्या है, 1.999 हो गया, इस तरह से और पास जाए, यानी कि कहने का मतलब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी 2 के नियरेस्ट वैल्यू की बात हो रही है। सेम इधर की बात करें राइट साइड में, तो राइट साइड में मान लो ये होता है 2.1, तो ये कितना होगा 2.01 होगा, क्या पता ये और छोटा हो जाए जो कि 2.001 हो जाए, तो ये इधर से राइट से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर एग्जैक्टली 2 की बात नहीं कर रहे हैं, 2 से लेफ्ट में और राइट में, इन दो तरफ से इसको अप्रोच किया जा रहा है। यानी ये लेफ्ट का तरीका है, राइट का, यानी इधर आएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इधर आएगी आपकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है भाई। ये दो चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन दोनों की तरफ से इसको अप्रोच किया जा रहा है, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने समझा भाई इन कुछ सिंबल्स का जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। ओके चलो भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। भाई यहाँ पर बेसिक सारे आपके बढ़िया तरह से क्लियर होंगे, बस साथ में बने रहिए, एक एक चीज़ ध्यान से सुनिए, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे। ओके तो भाई यहाँ पर देखिए भाई क्या चीज़ देख पा रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, यानी कि मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ एफ एक्स की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू टेंस टू a चल रही है, ठीक है। इस पर लिमिट फाइंड करना है। इस पर लिमिट फाइंड करें तो यहाँ पर फंक्शन देखो जो वैल्यू देता है वो दो तरीके से देता है, ठीक है। इन दो टाइप के फंक्शन होते हैं, अलग अलग वैल्यूज कैसे कैसे दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर फंक्शन जो होगा, अगर मैं a रखता हूँ तो उसकी वैल्यू जो होगी, यानी उस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो आपकी डिटरमिनेंट देगा या फिर इनडिटरमिनेंट देगा। अब वो कैसे, तो भाई जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल ले लूँ, तो एग्जांपल कुछ ऐसा लिया, मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 2 लिख दिया और यहाँ पर लिखा मैंने x प्लस 2, ठीक है, ये कर दिया। अगर मैं इसको 2 को यहाँ पर इस फंक्शन में रखता हूँ तो आंसर कितना आएगा, तो 2 रखते ही हमारे पास 2 2 4 आ गया, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ए डिटरमिनेंट, यानी इसका एक ऐसी वैल्यू आ गई जो एग्जिस्ट कर रही है, यानी एक रियल वैल्यू आ गई है जो एग्जिस्ट कर रही है, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर एफ ए इज इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट कब होता है, वो तब जब एग्जिस्ट नहीं कर पाता, और एग्जिस्ट नहीं कर पाने की बात किया तो इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर से लिमिट x टेंस टू 2 लिया और मैंने यहाँ पर कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में x माइनस 2, भाई ये कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं अब इसमें से x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ इसमें, तो यहाँ पर 4 माइनस 4 दैट इज 0, और नीचे पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। अब 0/0 क्या डिटरमाइन किया जा सकता है, तो भाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन आपका दिख रहा है, ये जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, तो इनडिटरमिनेंट आ रही है, और यहाँ पर हमने देखा है डिटरमिनेंट आ रही है। तो ये दो कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके जैसे ही आपको ये फंक्शन मिलता है तो आप तो सीधे वैल्यू रखो और सीधे लिमिट फाइंड कर दो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ेगी और कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ तो बात क्या कि भाई यहाँ पर ये 2 पर तो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, 2 पर ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो 2 के हमने क्या देखा था, x टेंस टू 2, इसका मतलब क्या देखा था, 2 के जस्ट पास वाली वैल्यू उस पर देखेंगे और फिर एग्जिस्ट करवाएंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम जानेंगे डिटरमिनेंट, जो इनडिटरमिनेंट है वो कंडीशंस कौन कौन सी है। तो यहाँ पर भाई मैं आपको बता दूँ कि भाई इफ़ एफ ए इज इनडिटरमिनेंट, तो इनडिटरमिनेंट जो है वो इन कंडीशंस पे हो रहे हैं, कैसे भाई, या फिर आपका 0/0 आएगा जो कि अभी हमने निकाला,
ठीक है। या फिर दूसरे की बात करें तो भाई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ सकता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ सकता है, या 0 इंटू इन्फिनिटी आ सकता है, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ऐसी कुछ उल्टे फुल्टे चीज़ें आ सकते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट शो करते हैं, यानी ये भाई इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो भाई ये कुछ होते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं। अगर बोर्ड्स की बात की जाए तो बोर्ड्स की बात की जाए तो आपके पास सिर्फ ये दो फंक्शन जो है, सॉरी ये दो आंसर जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है यही आपके आएंगे, ठीक है। बाकी जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में दिखेंगे, जैसे कि कहा जाए IIT JEE की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चीज़ें ये दिखेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब मैं JEE की प्रिपरेशन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल बोर्ड्स के लिए मैं कहूँगा कि भाई सिर्फ आपको यही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ओके डन। चलो भाई ठीक है, तो फिलहाल हम देखने वाले हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे हम उसमें वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे, कैसी चीज़ें होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई इसके अंदर किस तरीके से, जैसे कि मैं पहले की बात करता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ थी भाई, ये हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0/0 फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट वैल्यू को लेंगे। तो नियरेस्ट वैल्यू को लेंगे और किस तरीके से करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं साथ ही साथ। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 माइनस ले लिया, ठीक है। आप 2 माइनस ले सकते हो या 2 प्लस ले सकते हो, इस तरह से वैल्यूज कर सकते हो। इसको मैं पहले माइनस ना लेके पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ देता हूँ। तोड़ने का मतलब ये है कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी इस 4 को क्या 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर बाई में एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आगे देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। भाई ये हो सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही टूटता है। नीचे की हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x माइनस 2 और ये आ गया, ठीक है। अब हम कहेंगे इससे इसको काट देते हैं। भाई देखो एक चीज़, अगर एग्जैक्टली 2 पे की बात की जाए तब तो हम इसे नहीं काट सकते, एग्जैक्टली 2 की बात की जाए। क्यों? क्योंकि अगर 2 पुट करोगे यहाँ पर तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और कभी भी आपके सामने 0/0 आए तो उसको कभी भी ऐसे काट कर 1 मत लिख देना कि 0 1 जा 0, क्योंकि 0 2 जा भी 0 होता है, 0 3 जा भी 0 होता है, ठीक है। 0 को जिससे भी गुना करो 0 ही होता है, तो एक आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऐसे नहीं काटा जा सकता। तो भाई अगर ऐसे नहीं काटा जा सकता तो भाई क्या करें, तो भाई मैंने बताया इसके नियरेस्ट वैल्यू लेनी है। यानी कि अगर मैं इसी में लेता हूँ क्या भाई, इसी में मैंने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू भाई 2 नेगेटिव ले लिया, भाई 2 नेगेटिव फंक्शन में ले लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसमें यूज़ करूंगा h का क्या, 2 के नियरेस्ट वैल्यू कितनी भाई, h के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी h एक्सटेंड्स टू 0, और यहाँ पर भाई वैल्यू को रखा गया है क्या, तो 2 माइनस h, यानी अब x की जगह हम 2 से जस्ट छोटी सी वैल्यू लेंगे, यानी 2 से थोड़ा सा h कम कर दिया, डन। अब इस h कम वाले को इसके अंदर रखते हैं, तो रखने पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x की जगह रख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जो h जो है लगभग 0 के बराबर है, 0 को अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई x की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस में h और माइनस में 2, और यहाँ पर आएगा 2 प्लस में h, प्लस में सॉरी माइनस में ही है, प्लस में नहीं है भाई, ये प्लस में नहीं है माइनस में ही है, 2 माइनस में h और प्लस में 2, और इसी के साथ नीचे की हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 माइनस h और भाई साथ में आ रहा है माइनस में 2, ठीक है। यहाँ पर देखा तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पर लिखा मैंने माइनस h बाई माइनस h, और साथ में 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस h आ चुका है, माइनस से माइनस कैंसिल, h 1 जा h। अब तो h को काट सकते हैं भाई, बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट की और आंसर हमारे पास 4 आ गया, क्या भाई, आंसर 4 आ गया। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले हमने इसका आंसर 4 निकाल दिया, ठीक है, डन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की अगर बात करें तो भाई मैं देखता हूं, मैंने लिखा लिमिट भाई x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिखा जाए, ठीक है, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिखा जाए, तो उस कंडीशन में हम यहां पर fx को क्या देखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और f के अंदर यहां पर लिख सकते हैं क्या, तो 2 प्लस में h, भाई ये वैल्यू पुट करनी है। और जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आ रहा है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास था x माइनस 2 था, x की वैल्यू तो 2 प्लस h रखनी है, तो ये रख दिया भाई हमने, और यहाँ x प्लस 2 था, यानी x की वैल्यू 2 प्लस h रखनी है, ठीक है। और नीचे था x
-2, भाई यही चीज़ है। यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या, h टेंस टू 0 और ये बचा h/h और इनटू में है 2 to 4 प्लस h, भाई ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर h से h कैंसिल, h की वैल्यू 0 रखते ही हमारे पास आंसर 4 आ गया। ठीक है, आंसर 4 आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो मैंने 2 माइनस लिखा, -2 से जस्ट पहले का मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया है जो कि कितना आया है, 4 है। ठीक है, सेकंड हम बात करें, ये हमने जो फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है राइट हैंड लिमिट फाइंड किया है। ठीक है, यानी कि ये आई है राइट हैंड लिमिट आई है। ठीक है, डन। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये बराबर है क्या राइट हैंड लिमिट के, क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने फाइंड किया और राइट हैंड लिमिट फाइंड किया, क्या दोनों इक्वल आए हैं? तो भाई हाँ, दोनों के दोनों 4 आए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक चीज़ याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया कि भाई कैसे लिमिट को एग्जिस्ट करवाया जाता है। ओके, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। तो भाई बात क्या है, तो बात ये कुछ नोट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई नोट कुछ ऐसा कहता है, इन लिमिट्स, किसी भी लिमिट्स की बात की जाए तो इसके अंदर FA मे और मे नॉट बी डिफाइंड, यानी कि इसके अंदर FA जो है वो कभी हो सकता है डिफाइंड हो, कभी ना डिफाइंड हो। जैसे कि हमने अभी कहा था डिटरमिनेंट है और नहीं है डिटरमिनेंट, भाई यही हो सकता था। हो सकता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए या फिर 0/0 आए, वही हो सकता है। तो यहाँ पर इसने कहा कि भाई लिमिट्स की वैल्यू जो है वो डिफाइंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या है, इफ डिफाइंड, अगर वो डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और अगर मान लो वो डिफाइंड है भी, ठीक है, तो भी अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो, चाहे राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, चाहे ना हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। अगर है भी डिफाइन तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर उसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क किस पर पड़ता है, तो फर्क सिर्फ इन बातों पर पड़ता है जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ। क्या भाई, कि भाई द ओनली कंडीशन, क्या कंडीशन है, that is important for limit to exist is left hand limit must be equal to right hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई तो आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, अदरवाइज नहीं कर रहा है, यानी कि इसका मैं एग्जांपल के तौर पर आपके सामने बताऊं तो भाई मैं पहले तो एक कंडीशन इसकी लिख देता हूं प्रॉपर कि जिससे आप समझ पाओ। क्या चीज़, कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव की बात करूं, a नेगेटिव मैंने लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, इसके इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हमारी है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बस यही चीज़ हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके इक्वल टू अगर FA है, अगर इक्वल टू हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। ठीक है, अगर ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा हो तो भी सही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इन दोनों को देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए बस, और बाकी मुझे कोई कंडीशन से कोई मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे देन लिमिट विल एग्जिस्ट। भाई यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से कैसे समझेंगे, तो ग्राफ की बात मैं आपको बताऊं तो जैसा कि हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ, ठीक है, मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है और यहाँ पर मैंने ये वैल्यू बनाई और ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये गोल का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर वैल्यू नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि यहाँ पर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर की मैं बात करता हूँ, मान लो ये a वैल्यू है या x की वैल्यू a है। ठीक है, इस a की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू जो है क्या है, FA नॉट एग्जिस्ट, भाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये आपका क्या है, तो राइट हैंड लिमिट है।
ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये इक्वल टू होता है राइट हैंड लिमिट के, तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करें। एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूँ कि जैसे कि मान लो कि आपके पास फिर से ऐसा कुछ फंक्शन है, फिर से मैंने कुछ ऐसे ही बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये डार्क बना दिया। डार्क बनाने का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर जो a की वैल्यू थी ये x इक्वल टू a है। इस पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये डार्क का मतलब ये है भाई, डार्क का मतलब ये है कि fa एग्जिस्ट, fa जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस a से जस्ट पहले वैल्यू मतलब इस पर देखूं तो इस पर वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इससे जस्ट बाद में यहाँ पर देखूं यानी यहाँ पर ये क्या है, तो वही ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू तो राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, बट यहाँ पर इस पर वैल्यू देखें तो यहाँ पर जैसा कि ये वैल्यू मान लो कि 2 आ रही है और ये वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो भाई हमने देखा fa एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, और इसमें हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 2 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 के इक्वल है, दोनों के दोनों 2 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर fa जो है 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन ये fa के इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब भी आप कहोगे क्या, लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डन। तो यहाँ पर ये हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो भाई ठीक, एक मिनट। अब देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश होता है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका हमें यूज़ करना होगा इस चैप्टर में, जो कि आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है। इसके प्रूफ भी हैं, लेकिन प्रूफ अभी समझाने का टाइम नहीं, क्योंकि ये चीज़ें 11th क्लास में है। 11th क्लास में सेशन आप देखोगे उसमें प्रूफ आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको ये फॉर्मूलेज को बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखना है, याद रखना है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। अगर हम x 0 पुट करते हैं डायरेक्टली तो ये 0/0 आ जाएगा, यानी कि वो आपका इनडिटरमिनेट फंक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखो कि इसको 1 लिखा जा सकता है। सेम इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तब भी 1 होगा। यहाँ पर भाई 10x/x ये भी 1 होता है, इसका उल्टा भी 1 होता है। इसमें ये वैल्यू रखी जाए इसके लिए तो इसका ये आंसर होता है। ठीक है, अगर हम देखें e⁻x -1/x है, अगर इसमें x टेंड्स टू 1 a किया गया है तो उस कंडीशन में आंसर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर log 1 + x/x है, ये 1 होता है। यहाँ पर a⁻x - x है, x टेंड्स टू 0, तो उस कंडीशन में log a होता है। ठीक है भाई, log a होता है। एक और चीज़ याद रखना, ये और ये कुछ एक जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा फर्क, यहाँ पर e आ गया, वहाँ पर a आ गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर भी e होता तो यहाँ पर भी e आ जाता, और log e क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, लिमिट्स हम पूरी पढ़ चुके हैं, लिमिट्स क्या थी, कैसे उसको इसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है, जो कि इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो भाई जब हमने लिमिट पढ़ लिया तो उसको यूज़ करके यहाँ पर देखेंगे कैसे हम कॉन्टिन्यूटी में उसका यूज़ करेंगे, बड़े प्यार से इसको समझ पाएंगे। नजरे स्क्रीन पर, भाई नजरे स्क्रीन पर यहाँ देखिए, तो यहाँ कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, लेट f बी अ फंक्शन। f कोई एक फंक्शन है, ठीक है, दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल। भाई कोई x है, ठीक है, x मतलब यहाँ पर डोमेन की बात हो रही है, x मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमेन की बात कर रहे हैं। x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग a, जिसके अंदर a है। ठीक है भाई, यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ a की, जैसे फंक्शन है उसमें हम a की बात कर रहे हैं, a लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे x जो है वो किसी एक ओपन इंटरवल के अंदर डिफाइन है और उसके अंदर a वैल्यू है। ठीक है भाई, तो उस कंडीशन में देन f इज कॉन्टिन्यूस एट a। ठीक है, तब f की वैल्यू a पर कॉन्टिन्यूस होगी, यानी कि मैं कहूँ मान लो कि x जो है बिलोंग्स कर रहा है 2 से 7 के बीच में। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर यानी x इसके अंदर डिफाइंड है, फंक्शन जो है 2 और 7 के बीच में डिफाइन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू उसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी ले लो। ठीक है, हर किसी वैल्यू पर क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि x इन सम ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल के अंदर। ठीक है भाई, कंटेनिंग a, जिसके अंदर a है, तो उस a पर फंक्शन जो होगा वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कैसा, इसकी डेफिनेशन।
ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, वो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी होगी कब कॉन्टिन्यूस होगा, क्या क्या चीज़ें होगी। तो यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना होगा, इस कंडीशन पे ही कॉन्टिन्यूस होगा। और कंडीशन क्या है, कंडीशन की बात करें, एफ ए इज़ डिफाइंड। भाई लिमिट्स में क्या देख रहे थे भाई, जैसे कि हमने फंक्शन देखा लिमिट्स के अंदर कि भाई किसी वैल्यू पर वो नॉट डिफाइन आ रहा था, 0/0 आ रहा था, ऐसा नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है भाई, एफ ए जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। डन, क्या भाई, एफ ए डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले लिमिट में पढ़ा था, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जैसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं लिमिट का एग्जिस्ट कर जाना। ठीक है, यही चीज़ करा था हमने। तो भाई पहली बात, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। डन, चलो भाई ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्या है, तो x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। यहाँ पर जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो उस कंडीशन में x टेंस टू a का मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया और इसके बराबर एफ ए होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन a पर वैल्यू है, तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों इक्वल हो गई तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो भाई, इसको थोड़ा सा हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं कहूँ कि कोई भी फंक्शन इस तरीके से चलता जा रहा है, भाई चलता जा रहा है, ठीक है, और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब आप उस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम पेन को नहीं उठाते। अगर पेन को नहीं उठा रहे और सीधे चलते हुए जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फंक्शन क्या हो रहा है, तो फंक्शन को हम देख रहे हैं वो पेन है, उसमें कहीं उठाने की जरूरत नहीं हो रही, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, लगातार हो रहा है, कहीं हर जगह लगातार हो रहा है, कहीं टूट नहीं रहा। ठीक है भाई, कहीं टूट नहीं रहा तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, डन। अब इसी में देखा जाए कि मैं कहूँ कि भाई अगर मुझे चेक करना है वैल्यू को, कहाँ पर चेक करना है, तो भाई इस पॉइंट पर चेक करना है। भाई इस पॉइंट पर, ये कोई ए वैल्यू है, इस पर मुझे चेक करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम इस फंक्शन में देखेंगे, इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट से पर देखेंगे, तो भाई इसमें देखेंगे पहले कि एफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है। इसमें देखेंगे एफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद देखेंगे एफ ए से जस्ट पहले की बात की जाए, यानी कि हम देखेंगे एफ ए माइनस एच। ए माइनस एच मतलब ए से जस्ट थोड़ा सा कम। ठीक है, एच क्या है, एकदम बताया था मैंने, एकदम 0 के लगभग कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एफ ए माइनस एच, मतलब ए से जस्ट थोड़ा सा पहले। इसके बाद की बात करूँ तो इसके बाद मैं चेक करता हूँ क्या, तो यहाँ पर चेक किया तो एफ ए प्लस एच, यानी कि ए से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पर। ठीक है, इन तीनों पर हमें चेक करना है। ठीक है भाई, तीनों पर चेक करना है। अगर तीनों बराबर हो जाए, यानी कि मैं कहूँ कि एफ ए माइनस एच, एफ ए और एफ ए प्लस एच, ये तीनों चीज़ें बराबर हो रही हैं। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो रही है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार हो रहा है। क्या भाई, लगातार हो रहा है। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल देख लें जो कि लगातार ना हो रहा हो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एक 10 फंक्शन की बात करें, भाई मैंने यहाँ पर लिखा 10 फंक्शन। भाई यहाँ पर ये 10 फंक्शन की बात की जाए तो 10 फंक्शन की बात करें तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखा, ये भाई π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। इधर की बात करें तो ये -π/2 है, ये -π है और ये -3π/2 है और ये आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, -2π है। भाई ऐसा कुछ चलता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं भाई क्या, इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइंस खींच देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ये कुछ लाइंस मैंने खींच दी, ये भाई आपकी सुविधाओं के लिए, कि आप ग्राफ को सही ढंग से समझ पाओगे। भाई जैसा कि हमें पता है 10 की ग्राफ की बात की जाए, किसका ग्राफ चल रहा है, तो ये चल रहा है भाई 10x का ग्राफ। ठीक है, इसके ग्राफ की बात करें तो 10 0 0 होता है और 10 90 की बात करें तो ये कुछ नॉट डिफाइन सा ऊपर जाता है। और इधर की बात करें
ये इधर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ की बात करें, ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। इधर की बात करें, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं चेक करता हूँ कि ग्राफ के बारे में, अगर मैं कहूँ कि मुझे π/2 पे चेक करना है, π/2 पे चेक करना है, ठीक है, तो π/2 पे हम देख पा रहे हैं π/2 पे जो वैल्यू 10 की आ रही है, 10 की π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है। इससे जस्ट पहले की बात करें तो हमारा पेन कुछ ऐसे चल रहा था, लेकिन जैसे ही π/2 के बाद हुआ तो हमें पेन को उठाकर नीचे लाना पड़ा और फिर लेके चलना पड़ा, पेन उठाना पड़ गया ना, ये फंक्शन टूट गया। आप देख पा रहे हो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट लगातार है, लगातार मतलब कॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्या ये? तो नहीं है भाई, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन टूट चुका है, ये ऊपर चला गया और नीचे आ गया, मुझे पेन को उठाना पड़ा। इस π/2 से पहले जो थी वो प्लस में ऊपर जा रहा था, बाद में देखा तो माइनस में नीचे जा रहा था, भाई फंक्शन टूट चुका है, यानी हम कहेंगे ये फंक्शन यहाँ पर π/2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं हो पा रहा, ठीक है। डन, तो बात समझ में आ गई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके चलो भाई ठीक है, तो यहाँ से आपकी बात समझ में आ गई होगी ग्राफिकली भी कि क्या कॉन्टिन्यूस के बारे में है, कॉन्टिन्यूस कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इसके कॉन्टिन्यूस के सम के बारे में, डिफरेंस के बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में, डिवाइड के बारे में, ठीक है, कि भाई f प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। इसके अंदर मैं एक छोटी सी कंडीशन भी लिख देता हूँ साथ में कि भाई इफ f एंड g, भाई ये जो दो फंक्शन हैं आर कॉन्टिन्यूस जो है एट x इक्वल टू c। भाई हमें एक चीज कंफर्म गिवन है, क्या भाई? ये हमने लिख दिया भाई ये गिवन है, ठीक है, गिवन है हमारे पास f एंड g आर कॉन्टिन्यूस एट c, ठीक है। अगर भाई आपके पास f फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है और g फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, और उस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए कि बताओ क्या f प्लस g भी कॉन्टिन्यूस है c पर, तो भाई हाँ, अगर ये भी कॉन्टिन्यूस है ये भी कॉन्टिन्यूस, इसके सम की बात करें तो वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, भाई कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। चलो भाई एक बात हमने समझे कि सम कॉन्टिन्यूस होगा। इसका एक एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि भाई एक फंक्शन आपके पास है x² प्लस पे 2x है, ठीक है, प्लस 3 है। दूसरा फंक्शन जो आपको दे रखा है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया sin 3x लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इन दोनों को जोड़ दिया गया है, तो जोड़ दिया गया है तो मतलब f प्लस जी, भाई ये इसके x की बात कर रहे हैं, तो यानी अब हमारे पास जो फंक्शन कुछ ऐसा है, तो क्या ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है? तो अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस थे ना, वो होते ही, भाई ये पॉलिनोमियल है, होगा कॉन्टिन्यूस, साइन तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, तो उस कंडीशन में इनका सम भी कॉन्टिन्यूस ही होगा, लगातार ही होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस बात को समझ लिया। अब उसी के साथ माइनस की बात करें, ठीक है, प्लस की बात करें तो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देता हूँ तब भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और वही हम देखें मल्टीप्लाई की, यानी कि अगर मैं इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी फंक्शन आपस में, फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। और अगर मैं डिवाइड की बात करूं तो डिवाइड में फंक्शन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि भाई फंक्शन के अंदर जो नीचे आपको जी दिख रहा है, भाई जी दिख रहा है, ठीक है, f बाई जी, यानी नीचे का फंक्शन जो जी एक्स फंक्शन जी सी फंक्शन है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नीचे जीरो होगा फंक्शन नॉट डिफाइन चला जाएगा। भाई जैसे ही नीचे जीरो होगा फंक्शन नॉट डिफाइन चला जाएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने 10 का ग्राफ देखा था, 10 के ग्राफ के अंदर क्या देखा, तो उसके अंदर हमने देखा फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन चला गया था। कहाँ पर? तो 90 पर। क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि 10x के बारे में इतना तो आपको पता ही होगा कि भाई sin x बाई cos x होता है, भाई 10x जो होता है वो sin x बाई cos x होता है। अब भाई sin फंक्शन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, cos फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, भाई लगातार होते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर cos कहीं पर जीरो है, यानी नीचे वाली वैल्यू जीरो आती है, तो ये पूरा वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो भाई cos जीरो कब होता है? तो cos 90 पर जीरो होता है, 270 पर जीरो होता है, -90 पर जीरो होता है, यही होता है। तो भाई इन वैल्यूज़ पर 10 नॉट डिफाइन ही जाएगा। भाई जाएगा, वो तो जाता ही है, बिल्कुल जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ में देखा कि 90 पर नॉट डिफाइन गया, क्यों? क्योंकि cos 90 पर जीरो होता है। ओके डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात समझ ली कि भाई फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, आपका फंक्शन अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है तो रिजल्टेंट भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। डन, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात।
तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई कॉन्टिन्यूस ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। भाई सम स्पेशल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है नहीं होता, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें हम डायरेक्ट चीज़ों को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे पहले हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब कोई एक वैल्यू उसकी कांस्टेंट आ जाए, यानी कि हम बात करें कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में सी दिया हुआ है, यानी ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये सी वैल्यू यहाँ पर कहीं होगी और ये लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या हो गया, ये फंक्शन आपका सी हो गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तब भी सी आंसर है, 2 रखा तब भी सी आंसर है, और कोई 1 अगर वैल्यू रखता हूँ उससे पास की या दूर की वैल्यू देखी जाए, पहले की या बाद की, तो उसमें वैल्यू सेम रहती है। यानी कि यहाँ पर फंक्शन में हम देख पा रहे हैं कि इस लाइन को बनाने में हमें पेन को नहीं उठाना पड़ रहा। भाई इस लाइन को बनाने में पेन को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस होगा। डन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो सभी, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। और वहीं हम बात करें नेक्स्ट वाला आइडेंटिफाई। भाई क्या है आइडेंटिफाई फंक्शन, इसका मतलब ये ऐसा कुछ है कि एफ एक्स इक्वल टू में मैंने x कर दिया। ठीक है, इस कंडीशन में इसके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा सीधा। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है आपके सामने, भाई ऐसा ग्राफ बन रहा है आपके सामने, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या इस लाइन को बनाने में मुझे पेन को उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा। जब पेन को नहीं उठाना पड़ा इसका मतलब ये आइडेंटिफाई वाले फंक्शन जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन कौन से होते हैं, तो भाई इसकी बात हम करें तो कोई फंक्शन जब आपको मॉडुलस में दिख जाए, भाई ऐसा कुछ मॉडुलस में दिख जाए, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे भाई क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये मॉडुलस का ग्राफ भी आपने पढ़ा हुआ है, भाई कैसा ग्राफ होता है। तो इसके ग्राफ की बात की जाए तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि इसकी वैल्यू कभी नीचे नहीं आएगी। ठीक है, इसकी x की वैल्यू जितनी भी आप पुट करोगे आंसर ऊपर ही आएगा, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, भाई ये ऐसा आता है। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको मुझे ड्रॉ करने के लिए यहाँ से और यहाँ से कहीं भी ये टूट रहा है क्या, कि लगातार है, तो भाई लगातार है, कॉन्टिन्यूस है, पूरा कॉन्टिन्यूस। अब ये कॉन्टिन्यूस जब आपके सामने बन रहा है तो यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हर एक वैल्यू पर भाई देख पा रहे, इसको बनाने में मुझे कहीं भी पेन को नहीं उठाना पड़ रहा, तो ये हर एक रियल वैल्यू पर क्या हो रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो ये भी हमारे पास हो गया, एब्सोल्यूट फंक्शन की बारी आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके का है, तो इस फंक्शन की मैं बात करूँ तो भाई जैसा फंक्शन कुछ कैसा बनता है, भाई इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शन जो हमारे पास आ रहा है ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर, अगर आप इसके अंदर 1.9, यानी कि अगर मैं कहूँ फंक्शन के अंदर 1.9 पुट करते हैं तब भी 1 आंसर आएगा, 1.2 पुट करोगे तब भी 1 आंसर आएगा, 1 पुट करोगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2.1 पुट कर लिया तो वो 2 चला जाएगा। ठीक है, अगर 2.001 भी कर लिया तब भी वो 2 आएगा, और 1.999 कर दिया तो ये आपका 1 हो जाएगा। यानी आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी इस नंबर में आपका बड़ा इंटीजर कौन सा है, मतलब मैक्सिमम इंटीजर कितना हो सकता है, तो 1 ही हो सकता है। उसके बाद तो 2 आता है, 2 से तो छोटा है ना, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1 ही है इसका। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर आप देखते हो कि 0 से 1 तक के बीच की कोई भी वैल्यू रखते हो, 0 से 1 तक के बीच की वैल्यू रखते हो, तो उस कंडीशन में आपका आंसर यहाँ पर 0 तक ही आएगा। यानी कि मैं इसको लिखूँ, ये आ गया, ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आप 1 पुट करोगे, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, आप जैसे ही उसके बाद 1 वैल्यू पुट करोगे तो 1 वैल्यू पुट करते ही यहाँ पर ही आएगा और ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी, ये ऐसे जाएगा। आगे की बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी और ये ऐसे जाएगा। पर ये इस तरह से चलता है। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हो कि मुझे इस फंक्शन को बनाने में बार बार पेन को उठाना पड़ रहा है, बार बार पेन को उठाना पड़ रहा है। और कहाँ उठा रहा हूँ मैं पेन को, तो ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इंटीजर पे आता हूँ, जैसे ही इंटीजर पर आता हूँ,
ठीक है। जैसे इंटीजर, जैसे मैं आया 1 पर, तो 1 पर से मुझे पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ पर आए 2 पे पेन उठाना पड़ा, भाई 3 पे पेन उठाना पड़ा। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो आपका फंक्शन है, ये जो फंक्शन कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपका कॉन्टिन्यूस कब नहीं है, तो ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस है। तो भाई कब, मैं इसको लिख देता हूँ, इस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप इंटीजर रखते हो तो वहां पर फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्योंकि जैसे ही मैं 1 पर चेक करूंगा तो 1 के राइट में चेक करे तो ऊपर भाग गया, 1 के लेफ्ट में चेक करे तो यहीं पर आ गया, तो वो तो बराबर नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कहाँ पर, इंटीजर्स पर, इंटीजर्स को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूस होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है आपके पास। ठीक है, यानी आप इसमें देखोगे कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो पेन को बार बार मुझे उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन भी आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। कहाँ पर भाई, इंटीजर्स पर, ये 1 2 3, इस पर क्या हो रहा है भाई, इस पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है क्योंकि मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। डन, इतनी भाई हमने गुस्ताखी करी, पेन उठाना पड़ रहा है, तो भाई इसको तो भाई मना ही करना पड़ेगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो भाई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, या क्यूब में आ जाए, चाहे 4 पावर आ जाए, 6 आ जाए, जो भी आ जाए। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे पावर्स जो होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए आपकी। तो उस कंडीशन में फंक्शन जो होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस। भाई मैं पॉलिनोमियल की अगर बात करता हूँ, कोई भी फंक्शन आपके पास है, क्या है भाई, ए एक्स की पावर n है, प्लस में बी एक्स की पावर n-1 है, जिसके अंदर n बिलोंग्स टू क्या होता है, तो भाई ये होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, होल नंबर है। इस कंडीशन में कोई भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, भैया ऐसा चल रहा है, इस कंडीशन से पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की जाए तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, चाहे ऐसा बन रहा है, चाहे जैसा भी बनेगा, उल्टा फुल्टा कैसा भी बन सकता है, डिपेंड करता है भाई पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, सिंगल पावर तो स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन ये हमेशा क्या होते हैं, तो कॉन्टिन्यूस होते हैं, याद रखना, सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे। भाई नेक्स्ट की हम बात करें तो क्या है, रैशनल फंक्शन की बात करते हैं। तो भाई रैशनल फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भाई रैशनल मतलब जो आपके p/q की फॉर्म में होते थे। यानी कि जैसे कि मान लो कोई एक फंक्शन f(x) इक्वल टू में मैंने x लिखा, ठीक है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, या फिर x+1 लिख दिया, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, वहीं मैं इसमें बात करता हूँ कि f(x) इक्वल टू में मैंने लिख दिया 1/x+1, यानी ये चीज़ अपॉन में आ गई, बटे में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो डोमेन है, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है, बट यहाँ पर अगर आप इसमें वैल्यू -1 रख देते हो तो नीचे 0 आ जाएगा। यानी कि आप इसमें लिखोगे कि भाई इसके अंदर -1 रखना गुनाह है, इसमें -1 रखना गुनाह है भाई, क्योंकि जैसे ही आप -1 रखोगे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा और फिर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो भाई फंक्शन अगर आपका डिवाइड में आता है तो आपको जस्ट उसका वो पॉइंट देखना है जहां पर नॉट डिफाइन आ रहा है, मतलब कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज तो भाई आपका फंक्शन क्या है भाई, कॉन्टिन्यूस हो गया होगा। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ें भी आपकी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो जैसे कि सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है भाई पहले की बात करें तो भाई sin x आता है। तो sin x के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनता है भाई, यहाँ से ऐसा 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 बनता जाता है भाई, ऐसे बनता जाता है आगे तक। तो इसमें पेन उठाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, रेगुलर चलता जाता है, उधर भी इधर भी ऐसे चलता जाता है। तो ये sin x है। तो ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, एवरी वैल्यू सभी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है ना भाई, ऑल रियल नंबर्स पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि ये कभी नॉट डिफाइन नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शन जो अगर आपका cos x होता है, तो cos x की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो cos x की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इस कंडीशन के अंदर cos क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है cos का, ये भी लगातार चलता जाता है। अब इसमें भी देख पा रहे हैं ये भी कहीं नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, भाई कहीं नॉट डिफाइन नहीं हो रहा। अब जब ये कहीं नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, ये भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करता हूँ तो भाई ये 10x आता है। 10x का मतलब भाई जैसा हमें पता है 10 होता है साइन बाई कॉस, और भाई साइन बाई कॉस का मतलब क्या हुआ कि अब ये नीचे वाले पर डिपेंड करेगा, यानी कॉस जहां पर जीरो होता है, जहां कॉस जीरो होता है, कहाँ जीरो होता है, तो भाई ये कॉस का ग्राफ है, ये यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो ये जो जहां पर जीरो आपको दिख रहा है, ठीक है, जहां पर ये जीरो दिख रहा है, इन वैल्यूज़ पर हमारा 10 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट, भाई कहाँ पर भाई, तो हम लिखेंगे ये भाई डिसकंटिन्यूअस आ रहा है भाई 2n+1 और π/2, भाई इस पर ये क्या है भाई, इसमें n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी हम देख पा रहे हैं n की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, अगर n की वैल्यू 0 रखें तो ये π/2, देखो π/2, ये π/2 होता है आपका, ठीक है, इस पर आपका नॉट डिफाइन आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर 1 रखते हैं तो 3π/2, यानी इस पर नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। वैसे अगर आप माइनस में रखोगे तो इधर आएंगी वैल्यू, यानी ये एग्जैक्ट आपको बता रहा है कि इस पर फंक्शन क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई ठीक है। तो हमने देख लिया 10 जो है हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, बस इस पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ कॉसेक की, तो कोई कॉसेक की मैं बात करूँ तो ये तो 1/sin ही होता है ना, यानी ये डिपेंड कर रहा है साइन के ऊपर, यानी जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 कहाँ होता है, तो भाई 0 पर होता है, पाई पर होता है, 2π पर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी आप कहोगे फंक्शन जो है ये आपका डिसकंटिन्यूस हो गया, मैंने डी से लिख दिया बस, डिसकंटिन्यूस हो गया कहाँ पर भाई, एट x बिलोंग्स टू n π पर है, n π बोले तो n में, इसमें ये भी लिख देता हूँ मैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर है आपके पास, यानी n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 1π, 2 रखते हो तो 2π, 3π, -1π, -2π, सब पर ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि वहाँ पर x साइन तो 0 हो रहा है, साइन 0 होगा तो उसका उल्टा कॉसेक नॉट डिफाइन हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। सेम अगर मैं बात करता हूँ कॉस का उल्टा सेक की, फंक्शन मैंने लिया भाई सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या होगा, तो 1 में कॉस एक्स होगा, और फिर से कॉस कहाँ पर नॉट डिफाइन था, तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ पर भाई, तो x बिलोंग्स टू कहाँ पर, 2n+1 π/2, यही था ना भाई, इन्हीं पर तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन शो होगा, यानी मतलब cos 0 होगा तो sec नॉट डिफाइन होगा, तो मैंने लिख दिया 2n+1 π/2, जिसमें कि n जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर पर। तो ये सारी वैल्यूज हमने देख ली कि फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा। डन, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे, अगला हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ भाई f(x) = में e⁻x ले लिया जाए, ठीक है, f(x) = में e⁻x ले लिया गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये जैसे कि मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, अगर मैं करता हूँ e⁻x का मतलब क्या है कि अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, घटाते जाओगे तो वैल्यू घटती जाएगी, यानी कितनी घटेगी, नेगेटिव में तो नहीं जाएगी कभी, भाई कभी नेगेटिव में नहीं जाती ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है। और इस ग्राफ को बनाने में क्या मुझे पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी भाई, पेन को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब पेन को उठाने की जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो उस कंडीशन में फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो x की सारी वैल्यू पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। वही हम इसमें बात करें लॉगरिथम फंक्शन की, यानी कि मैं बात करूं भाई log x की बात करूं, ठीक है, इसकी अगर बात की जाए, और इसके अंदर भी log बेस a कर दिया, जो कि a शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a से बड़ा, 1 से बड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर भाई मैं देखता हूँ इसके फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो इसका जो आएगा वो कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, यानी हमें पता है इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती। नेगेटिव मतलब क्या है, मतलब मैं इसमें x की वैल्यू नेगेटिव पुट ही नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो आती है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकता। अब x की वैल्यू नेगेटिव जब नहीं रख सकता तो इधर लेफ्ट की वैल्यू पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, तो भाई यहाँ तो मैंने जब बनाया तो मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है, x बिलोंग्स टू, सॉरी ये फंक्शन मैंने लिख दिया इसको
ठीक है। और इसको लिखने के लिए भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर सभी पर ये क्या हो रहा है, सभी पर ये आपका एग्जिस्ट करेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बारे में कि भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हमने क्या क्या चीज़ देख ली कि भाई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस तब है जब आपके पास कोई भी फंक्शन जो है उसमें उसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ये फंक्शन, ठीक है, और लिमिट x एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव, ठीक है, fx, और ये बराबर होना चाहिए fa के। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी हमें यहाँ पर तीनों चीज़ें चेक करनी होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। और यहाँ पर भाई एक क्वेश्चन के साथ हम इसको समझते हैं कि ये फंक्शन को हम कैसे कॉन्टिन्यूस निकालेंगे। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो भाई इसको भी देख लेते हैं। चलो भाई देखते हैं। तो भाई जैसा कि इस क्वेश्चन में ये कुछ कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, कहना कुछ ऐसा चाह रहा है, नजरें स्क्रीन पर देखो भाई तभी तो पता चलेगा। भाई यहाँ देखिए भाई, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है, यानी ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस, फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन कर रहा है। यानी फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, फंक्शन डिफाइन कुछ ऐसा कर रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो या उससे छोटी लेते हो तो आप जाओगे ऊपर घूमने, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन को चुन लोगे, ठीक है। और अगर आपके x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो आप नीचे वाले फंक्शन को चुनोगे। डन भाई, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू या 2 वैल्यू चुनता हूँ तो क्या चुन सकता हूँ भाई, 2 से पहले कोई सी भी वैल्यू, कौन सा भाई 2 से पहले हम कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, 0, -1, इस तरह से पॉइंट में वैल्यूज़ कुछ ले सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव में दुनिया भर के नंबर ले सकते हैं। अब हमें बताइए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 2 से पहले सब पे, तो भाई ये कौन सा फंक्शन है, तो ये फंक्शन हम देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सारे रियल नंबर पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, और जब वो कॉन्टिन्यूस होता है इसका मतलब 2 से पहले तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। सेम सेकंड वाले की बात करें तो 2 से बाद ये सारा कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिक्कत कहाँ आएगी, तो दिक्कत यहाँ आएगी कि जैसे ये 2 फंक्शन चेंज हो रहे हैं तो 2 पर चेंज हो रहे हैं भाई 2 पर चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि 2 से पहले सारे पॉइंट पे निकालो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, या 2 के बाद निकालो। नो, हमें सिर्फ 2 पर चेक करना है, क्योंकि हमें खुद से पता है, हम फंक्शन अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए तो पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है, कि भाई 2 से पहले और 2 से बाद में, यानी कि फंक्शन पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा क्या होता है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। बस अब फंक्शन बदलोगे, एक फंक्शन से दूसरे पर जा रहे हो, ठीक है, तो अब वहाँ पर पॉइंट पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। डन, चलो भाई चेक कर लेते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले मैं इसके अंदर देखो, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर तरीके से जैसे आपको एग्जाम में करना है। ओके, चलो, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या भाई, 2 पर हमें चेक करना है, यानी कि मैं यहाँ पर लेता हूँ लिमिट, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं भाई। लिमिट मैंने लिखा x टेंड्स टू a, भाई ये लिखा और fx लिखा। सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, डायरेक्ट a को पुट करना है, क्योंकि हमें तीनों चीज़ें निकालनी थी। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई, मैंने लिखा fa पुट करना है, ठीक है। अगर a पुट करा इसका मतलब क्या हुआ, तो a पुट करने का मतलब मुझे a पर देखना है। a फिलहाल a नहीं, फिलहाल 2 है, फिलहाल 2 पर चल रहे हैं हम, तो हम 2 लेके चलेंगे भाई, a क्यों करें, ये तो हमने फॉर्मूले में पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। अब 2 लेके चलते हैं भाई, 2 पर चेक करना है ना, तो ठीक है भाई। जैसे ही मैंने इस पर 2 पुट किया तो 2 इक्वल 2 वाली बात चल रही है, इसका मतलब मुझे ऊपर वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाला लेना पड़ेगा कि इक्वल 2 में तो वही था। तो यहाँ पर मैंने देखा तो 2 का क्यूब माइनस में 3, यानी मैंने देखा 2 2 जा 4 2 जा 8 -3 5, भाई ये हमारे पास आ गया, ठीक है भाई, ये तो हमने देख लिया। डन, नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव की बात करते हैं भाई। 2 नेगेटिव की बात करी हमने, अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, तो भाई 2 से जस्ट छोटी सी थोड़ी सी कम वैल्यू की बात कर रहे हैं, थोड़ी से कम वैल्यू की बात कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़े से कम वैल्यू पर आओगे तो कहाँ पर आओगे भाई, थोड़े से कम पर आओगे तो कहाँ पर, तो 2 से छोटा थोड़ा कम, यानी कि पहले वाले फंक्शन की बात हो रही है भाई, पहले वाले की बात हो रही है। तो भाई ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया और भाई चुन लिया ऊपर वाला फंक्शन x³ -3। अब इसमें 2 वैल्यू पुट करी
पुट करते ही कितना आ रहा है, तो 2 वैल्यू पुट करते ही आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, यानी मैंने लिखा 8 - 3 दैट इज़ 5। भैया आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने एच यूज़ नहीं किया, एच के बारे में कुछ बताया था। देखो मैं आपको बता दूं, जब आपको फंक्शन दिखे, ऐसा डिटरमिनेंट फंक्शन दिखे, यानी कि आप वैल्यू पुट कर रहे हो और आंसर एग्जैक्ट सही आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि वैल्यू आपकी 0/0 की फॉर्म में आ रही है या नॉट डिफाइंड फॉर्म पे आ रही है। अगर ऐसी नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट 2 को पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको देखो भाई, यहाँ कहने का मतलब ऐसा 2 से जस्ट थोड़ा सा कम, तो कम मतलब कि हमने फंक्शन को चुनने के लिए इसका यूज़ किया। ठीक है, और आपको एच अभी यूज़ नहीं करना है, एच तब यूज़ करना है जब आपका 0/0 की फॉर्म आए। ओके डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर भाई 2 नेगेटिव मैंने देख लिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव की बात करते हैं। तो इसकी बात हम करते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा तिन्नू सा ज़्यादा मतलब कि भाई नीचे वाले फंक्शन पे आ गए, यानी मैंने लिख दिया x² + 2। ठीक है, अब भाई इसमें जैसे ही 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 और 6, भाई 6 आ गया। ठीक है, अरे अलग हो गया, यानी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। इसमें मैंने देखा तो भाई पहली 2 वैल्यू तो बराबर है, लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू बराबर नहीं है। अब ये वैल्यू जब बराबर नहीं है तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। भाई हम यहाँ पर कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 2। भाई x = 2 पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है। ओके डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई, तो भाई नेक्स्ट की हम बात करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। भाई f आपको ऐसा डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, अब f ऐसा डिफाइन कर रखा है तो फिर क्या होगा भाई, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन की हम बात करें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू ये आ रही है और ये आ रही है, 2 चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, और दोनों में ये आपको एक मॉडुलस फंक्शन जैसा दिख रहा है। मॉडुलस को थोड़ा सा हम उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे कि हमारे पास है x/mod x है। ठीक है, ये mod x 2 तरीके से टूटता है। कैसे भाई? इसको हम लिख सकते हैं x/, में x लिखेंगे या फिर x/, में -x लिखेंगे। देखो मॉड जो होता है, मॉड की अगर बात करें, अच्छा इसको पूरे को ना करके मैं सिर्फ मॉड के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है भाई, सिर्फ मॉड के बारे में अगर आपको बताया जाए तो भाई mod x की मैं बात करूं तो इसको अगर तोड़ा जाए तो 2 हिस्सों में टूटता है, ये x और ये -x। ठीक है, x और -x में टूटता है। ठीक है, और x कब होता है? x तब होता है जब इफ x > 1 हो। ठीक है, सॉरी 0 > 0, और यहाँ की बात की जाए जब x < 0। भाई ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर <0 यानी आप -1 रखते हो तो इसमें -1 रखोगे तो अपने आप प्लस आंसर आएगा। अगर मान लो x से 0 से बड़ा मतलब 1 आता है इसको रखते हो तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को इसमें रखोगे तब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो हमें इसको नेगेटिव में रखना पड़ेगा पहले से, डन, कि वो अपने आप पॉजिटिव हो जाए। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू मोड के लिए क्या रखनी है, तो भाई नेगेटिव रखनी है। नेगेटिव रखनी है इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका अपने आप -x में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि mod x जो है वो -x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि mod जो है उसको प्लस करने के लिए हम जब नेगेटिव वैल्यू रखें तो नेगेटिव रखना पड़ेगा। डन, तो यहाँ पर इसी फंक्शन को मैं लिखता हूँ क्या, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, तो भाई x/mod x है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ये -x लिख दूंगा। ठीक है, इफ x < 0 है, और यहाँ पर ये -1 आ जाएगा इफ x > 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, भाई यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि भाई मैंने देखा भाई ये फंक्शन कहाँ पर चेक करना है, मुझे 0 पर चेक करना है। ठीक है, 0 पर जब मुझे चेक करना है तो 0 पर की मैं बात करूँ तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू
0, और ये क्या 0 से छोटा मतलब नेगेटिव लेता हूँ, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव लिया गया, और यहाँ पर भाई मैंने किया भाई fx, डन भाई। ये क्या किया हमने, fx किया, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 0 नेगेटिव जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, यानी 0 से थोड़ा सा छोटे की बात कर रहे हैं, थोड़े से छोटे की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं 0 इसके अंदर रखता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ भाई लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव में अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो x बाई माइनस एक्स, अगर मैं 0 यहाँ पर रखता हूँ तो 0/0 की फॉर्म आएगी। तो हम इसको लेके चलेंगे कहाँ पर, h पर लेके चलेंगे। तो h का मतलब क्या है, तो जैसे ही आप इसमें h पर लेके चलोगे तो h के लिए आपको लिखना कैसे होता है, तो लिखने की बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं x टेंस टू 0 लिखते हैं, और यहाँ पर आ जाता है भाई जैसे 0 माइनस है तो मतलब 0 माइनस h लेके चलेंगे, और h क्या है जो लगभग 0 तक की वैल्यू है, ठीक है। डायरेक्ट 0 नहीं पुट करना, h करके 0 पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मैं क्या देख पा रहा हूँ, 0 माइनस h आ गया। अब इसको जैसे ही हमने यहाँ पर रखा, किसके अंदर, इसके अंदर रखा, ठीक है, इसके अंदर रखेंगे तो यानी कि मैं देखता हूँ भाई माइनस h को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ऊपर आएगा माइनस h, और नीचे आएगा माइनस में माइनस h आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी ये वैल्यू आपकी -1 आ रही है, यानी मैंने देखा 0 माइनस पे -1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पर पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव की बात करें मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू इसमें, उस पर तो डायरेक्ट आंसर -1 लिखा हुआ है, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर -1 है वही लिखो, ठीक है। अगर मैं यहीं पर लिखूं लिमिट x टेंस टू 0 पर देखूं तो इस पर भाई एग्जैक्ट 0 पे भी देखा जाए तब भी -1 है, तो इसमें भी -1 है, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है, 0 माइनस पे -1, 0 प्लस पे 1 और 0 पर भी 1 -1, मतलब तीनों पर सेम आंसर आ रहा है। नहीं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ, इसको मिटाया मैंने, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ये तीनों चीज़ें बराबर आ गई है भाई हमारी, तो बराबर आ गई, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर आ गई तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यू पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कैसा है। तो भाई ये क्वेश्चन कुछ ये देख पा रहे हो, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस में क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स पॉइंट वेयर, ये जो x आपका है डिनोटेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है भाई, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस तरह से हम देखते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने कहा है कि ये इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है, ये आप प्रूव करो, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर लेंगे। प्रूव करने की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन में लिखता हूँ, जैसा कि हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x माइनस में, सॉरी gx दे रखा है, तो gx लेके चलते हैं भाई, ये gx है जो कि x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है भाई, ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट c इज इंटीजर, भाई c कोई एक इंटीजर है, उस पर हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इंटीजर पे। तो यहाँ पर जब मैं चेक करता हूँ तो भाई मैंने यहाँ पर लिया लिमिट x टेंस टू c, ठीक है, और यहाँ पर gx को लिया हमने, ठीक है। अब जैसे ही मैं c को यहाँ पर रखता हूँ, c को यहाँ पर रखता हूँ, c क्या एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब जैसे कि मान लो 5 है, ठीक है। 5 को जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर रखते ही क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ पर x माइनस में ये है, और इसको जैसे आपने रखा तो ये आ गया c माइनस में c, दैट इज 0 आ गया भाई, ये 0 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव की बात करते हैं भाई। c पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c। अब c पॉजिटिव की अगर बात करें तो c पॉजिटिव मतलब क्या है, c से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू मतलब हम यहाँ पर अब h की बात कर लेते हैं। तो h की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h टेंस टू 0, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाई क्या, c प्लस h, भाई ये लिख रहे हैं,
ठीक है। अब जब मैं c प्लस एच यहाँ पर लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x की जगह पर c प्लस एच, ठीक है, माइनस में c प्लस एच। अब c प्लस एच की बात करें जाए, इसकी बात की जाए c प्लस एच, देखो क्या चीज़ है, मैं जैसे कि बताऊँ दोबारा से, अगर मैं लिखता हूँ 2 प्लस में 0.1 लिख दिया मैंने, यानी कि ये कितना हो गया, 2.1 हो गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, तो भाई 2 होता है। इन 2 में कुछ भी जोड़ते हो, ठीक है, और जिससे 3 ना हो जाए बस, ठीक है, 3 से कम वैल्यू, कोई भी चीज़ वैल्यू है, जैसे 2.1 है, 2.9 हो, तो इसका आंसर 2 ही आता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जो आ रही है, कितनी आ रही है, तो c आ रही है, ठीक है, c प्लस एच, एच तो खैर हमने 0 पुट कर दिया यहाँ पर, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इसकी बात करें c प्लस एच की बात की जाए, तो यहाँ c प्लस एच यानी कि ये c प्लस एच है, जैसे 2 प्लस 0.2 तो 2 ही आ रहा है, तो ये भी c ही आएगा, यानी आंसर 0 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। भाई इसकी बात करें तो यहाँ पर इसको भी हम h के अकॉर्डिंग चलते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, c माइनस एच हो जाएगा, यानी कि अब मैं लिखूँगा लिमिट h एक्सटेंड्स टू कितना है भाई, c माइनस एच है, और यहाँ पर आ रहा है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में c माइनस एच आ रहा है, ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने लिखा 2 माइनस में 0.1, यानी कि इसको लिख दिया 1.9। अब ये क्या होगा भाई, 2 से थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है, नहीं इससे एक कम वैल्यू हो जाती है, डन। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, यहाँ पर जैसे मैं 0 पुट करता हूँ, ये तो c आ गया, लेकिन ये c माइनस एच है, यानी कि ये आएगा क्या, c माइनस 1 हो जाएगा, यानी उसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब एक वैल्यू माइनस होती, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ c माइनस c प्लस 1 है, यानी कि आंसर 1 आ गया, भाई एक का डिफरेंस आ गया, 1 आ गया। तो अब देखिए क्या है, ये आपके पास तो सीधे फंक्शन था, ठीक है, ये सीधे फंक्शन क्या आ गया आपका, gc आ गया था, ठीक है। चलो भाई इसको लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे फंक्शन था। सेकंड वाले की बात की जाए तो ये RHL आया था, RHL आया था, राइट हैंड लिमिट, और ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, और लिमिट, या फिर ये पॉजिटिव, अब लिख देता हूँ नेगेटिव, x टेंड्स टू c नेगेटिव। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं, और नहीं है बराबर, इसका मतलब क्या होगा, देन फंक्शन जो है हमारे पास, जो अभी फिलहाल gx की बात कर रहे थे, ये सारा g में है भाई, ये सब gx में चल रहा था भाई, फंक्शन f की आदत सी है, क्या करें, हो जाता है, लेकिन करना नहीं है ऐसा, ठीक है। तो gx की बात करें तो देन gx फंक्शन जो है इज कॉन्टीन्यूस, इज डिसकॉन्टीन्यूस, भाई इज डिसकॉन्टीन्यूस, मैं बस लिख देता हूँ भाई, डिसकॉन्टीन्यूस एट ऑल इंटीजर, ठीक है, सारे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस है, डन, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड डे समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके चलो, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो भाई आपको आना भी चाहिए। और क्वेश्चन कुछ कैसा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा, भाई बीटा की क्या वैल्यू होगी, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, भाई फंक्शन डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, यानी फंक्शन जो है 0 पर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बीटा की क्या वैल्यू होगी जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई। तो इसके अंदर मैं जब 0 पर चेक करता हूँ, तो 0 पर चेक करूँगा इसके सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 में भी क्या है, तो 0 में पहले मैं माइनस पुट कर लेता हूँ, माइनस वाली कंडीशन में। तो भाई यहाँ पर जैसे ही मैंने माइनस किया f(x) के अंदर, ठीक है, माइनस किया, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे इस फंक्शन के अंदर 0 पुट किया जाएगा, 0 इसके अंदर पुट करेंगे, तो क्या नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आ रही है, तो नहीं आ रही, तो डायरेक्ट करो बिना एच के। ओके, तो भाई मैंने जैसे 0 पुट किया इसके अंदर, तो भाई मैं देख पा रहा हूँ बीटा तो है हमारे पास, यहाँ पर आया 0 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 0, दैट इज 0, भाई 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी में देखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पर सिर्फ चेक करता हूँ, माइनस नहीं है और ना प्लस है, ठीक है, सिर्फ 0 पर चेक किया, तब भी डायरेक्ट 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते ही क्या आ रहा है, तो 0, भाई देखो इक्वल टू वाला भी पहला ही फंक्शन है, इसलिए डायरेक्ट वही आएगा।
तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, और ये भी 0 आ रहा है। अब मैं चेक करूँगा किस पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा सा कम, अरे नेगेटिव हो गया है, प्लस पर आएंगे, अब ज़्यादा वाला है, चलो कोई नहीं, ज़्यादा की बात करते हैं, x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब नेक्स्ट फंक्शन को हमें चुनना पड़ेगा। अब मैं वहाँ पर जब फंक्शन में वैल्यू रखता हूँ 0, तो 0 रखते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 1, इसका मतलब 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये तीनों तो बराबर नहीं आ रहे, यानी लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, और ये इसके इक्वल टू में तो था ये 0, भाई ये दोनों शुरू के तो इक्वल थे, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। अब तीसरा इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, और 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसने कहा है कि बीटा की किस वैल्यू पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो बीटा पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, भाई बीटा तो कुछ भी हो, बीटा तो 0 ही हो जा रहा है, क्योंकि इसके साथ वाली वैल्यू तो 0 हो जा रही है, यानी बीटा की जाए कोई सी वैल्यू रख लो, ठीक है ना, आपका फंक्शन 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, डन, ओके, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी क्या है, 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें 0 के अलावा, ठीक है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, आगे भी लिख देता हूँ मैं, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, ओके। और उसके बाद बाकी ये सब पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये बात हमारी कंफर्म हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, वो कैसा है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है हमें, क्या कहता है भाई, तो यहाँ पर देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और वही कैसे भाई, जब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है इंडिकेटेड पॉइंट पे, यानी ये इंडिकेटेड पॉइंट है, इस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब हमें उसकी हेल्प से क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अगर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और π/2 पर एग्जैक्ट वैल्यू सेम होगी तीनों, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नजरे स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे देखिए भाई क्या चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू किस पर भाई, π/2 पर, एग्जैक्ट π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो इस पर वैल्यू तो 3 है, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू π/2, और नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव की बात करें तो जैसे ही मैं π/2 को, इस नेगेटिव मतलब π/2 से छोटा मतलब बराबर नहीं है, यानी इसमें आ गया, इसका मतलब इसमें आएगा, यानी कि अगर मैं इसमें π/2 डायरेक्ट पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, तो हम देख पा रहे हैं ये है 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, cos 90 0 होता है, नीचे पाई माइनस पाई 0 0/0, अरे वाह, ये तो भाई दिक्कत वाली बात। कोई नहीं, इस दिक्कत के निवारण के लिए हमें बहुत से हथियारों के नाम मालूम हैं, उनका यूज़ करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो भाई कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो भाई मैंने इसके इक्वल टू में लिखा लिमिट, अब लेके चलेंगे h टेंड्स टू 0 चलेगा, और यहाँ पर हम करेंगे क्या भाई, π/2 माइनस h, भाई ये h लेके चलते हैं, और h क्या है, अरे कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, π/2 माइनस में चल रहे हैं, ठीक है, π/2 हम में से थोड़ी सी चीज़ घटा रहे हैं, यानी क्या, h घटा रहे हैं, h माइनस कर रहे हैं, वो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब इसी के बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, तो भाई मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, और भाई π/2 माइनस h को हम यहाँ पर इस फंक्शन में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा k cos, और यहाँ पर लिखा π/2 माइनस में h, अपॉन में क्या लिख दिया भाई, तो अपॉन में लिख दिया पाई माइनस में 2 इंटू में π/2 माइनस में h, भाई ये वैल्यू कुछ रख दी हमने, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई इसी में हमें क्या पता है, तो भाई इसी के आगे कर दूँ, चलो भाई नीचे कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, अब भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो भाई साइन होता है, भाई बिल्कुल साइन होता है, तो भाई हमने लिखा साइन h, ठीक है। नीचे की बात करें तो भाई ये हमारे पास आ रहा है पाई माइनस में 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/2 माइनस में 2h आ रहा है, भाई यही चीज़ है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, पाई में से पाई गया 0, यानी कि मैं अब देख पा रहा हूँ जो हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h, बाई में हमारे पास आ गया क्या, -2h आ गया,
भाई ये चीज़ें आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक और चीज़, माइनस माइनस प्लस होता है तो भाई पहला प्लस आएगा ही, ठीक है भाई, प्लस आ गया, डन। अब मैंने देखा कि ये तो किस पर वैल्यू थी, सीधे π/2 पर थी। अब ये चीज़ जो हम निकाल रहे थे ये LHL निकाल रहे थे, और हमें पता है दोनों बराबर होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर हम अभी क्या भाई, दोनों को इक्वल होना चाहिए। अब मैं h की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आ रहा है, तो साइन 0 0 होता है और h भी 0 होता है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि साइन h बाई h क्या होता है, 1 होता है। कब, जब h टेंस टू 0 होता है, पढ़ा था ये भाई, ये फॉर्मूले पढ़े थे। अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो ये पूरा होगा भाई क्या, तो इसकी बात करें मैं भाई, इसमें मैं बात करता हूँ इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका 1 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, हमारे पास आ गया k/2 जो कि है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये आ गया। और ये हमारे पास क्या है, x टेंस टू π/2 पे हमारे पास 3 वैल्यू थी, यानी ये अब दोनों चीज़ें बराबर होगी। दोनों चीज़ें बराबर होने का मतलब हम लिखेंगे देन k/2 इज इक्वल टू 3, यानी k की वैल्यू 6 आ गई, और ये इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके NCERT का, ठीक है, तो और जो आपको आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर के जो आपके NCERT से मोस्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछ ही लिए जाते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन में मैंने देखा, द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमें पता है, ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है ये a और b की वैल्यू क्या होगी। डन। चलो भाई देखो क्या चीज़ है, इसके अंदर 3 फंक्शन आपको दिख रहे हैं। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी या बराबर होती है तो उसका आंसर सीधे 5 है, ठीक है। और अगर 2 से बड़ी होती है तो हम देखेंगे ये वैल्यू होगी, बड़ी भी कितनी, 2 और 10 के बीच में। और अगर 10 से भी बड़ा होता है तो हम सीधे 21 आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इसके सॉल्यूशन में आता हूँ। इसके अंदर सॉल्यूशन में अगर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू भाई 2 लिखा हमने, ठीक है, तो इसके अंदर हम इसमें चुनेंगे पहला वाला फंक्शन जो कि सीधे आंसर 5 दे रहे हैं। दूसरे की बात करें तो लिमिट x टेंस टू, अगर मैं 2 पॉजिटिव चुनता हूँ यानी 2 से बड़ा, तो उसमें सेकंड फंक्शन को लेना पड़ेगा। और मैं 2 यहाँ पर रख रहा हूँ तो 0/0 नहीं आ रहा, यानी डायरेक्ट रख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू रखी तो रखते ही हमारे पास क्या आ रहा है भाई, मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 2 और लिखा ax प्लस में b, इस 2 को रखा तो सीधे आ रहा है 2a प्लस में b, भाई ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगर मैं लिखता हूँ लिमिट, अच्छा इसी में पहले इसी से देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हमें पता है दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा मैं इसकी जगह ये लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 नहीं 2 पर, भाई 2 पर फंक्शन ने कॉन्टिन्यूस कह रखा है तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है भाई, कॉन्टिन्यूस है। जब ये कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब 2 पर कॉन्टिन्यूस होगा तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होगी। बराबर का मतलब हम लिखेंगे देन 5 इज इक्वल टू, या फिर कहा जाए 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई इसको फर्स्ट नहीं लिखा यहाँ पे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगला वाला हमारे पास क्या है, तो अगले वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास 10 है चेक करने के लिए। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव, भाई इसकी बात करते हैं 10 नेगेटिव, तो इसके लिए 10 से कम वाला मतलब इसको चुनेंगे, यानी हमारे पास सीधे वैल्यू जो आएगी वो क्या, 10a प्लस में b आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास आ रही वैल्यू, ठीक है। और वहीं पर मैं चेक करता हूँ लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव देखा जाए, यानी कि 10 से बड़ी संख्या, बड़े पे क्या आएगा 21, यानी कि ये वैल्यू 21 आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर भी भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी मैंने लिखा 10a प्लस में b इज इक्वल टू 21, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई भाई, 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं तो भाई क्या आ रहा है, 2a प्लस b है और 10a प्लस b है, यानी कि भाई यहां पर लिख दिया हमने 2a प्लस b इज इक्वल टू और 10a
प्लस बी इज इक्वल टू, भाई कितना कितना था भाई, 2a प्लस बी जो 5 है और ये 21 है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सीधे सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, b से b कैंसिल, 2 में से 10 गया तो भाई 8 बचे गए, माइनस 8a, 5 में से 26 गया, सॉरी 21 गया तो 16 बचा माइनस का। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 8 2 जा 16 यानी 2, a की वैल्यू 2 आ गई है। इसको जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस में b इज इक्वल टू 5, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ पर a और b की दोनों वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। तो भाई ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी आपको आना चाहिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। और इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, जिसमें हमने आज कॉन्टिन्यूस के सबसे पहले लिमिट को समझा, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी को समझा कि होता क्या, और उसके बाद हमने उस पर बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, तो भाई इस सेशन को अगर आपने आखिरी तक देखा है तो अब आपको कॉन्टिन्यूटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना, जिससे भी उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले, तब बहुत अच्छी बात होगी। डन। तो भाई यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पर आएंगे, डेरिवेटिव्स को देखेंगे, कैसे कैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको भी एकदम एक्सपर्ट लेवल में करने वाले हैं, तो वो भी बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।